दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब इस रिजल्ट के बाद बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि रिजल्ट बहुत ही ख़राब है, शेयर की प्राइस गिर जाएगी। लेकिन आपको ये पता होगा कि कल हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया था जिसमें रिजल्ट को लेकर कहा था कि रिजल्ट अच्छा है और उम्मीद से बेहतर है, क्योंकि जैसे हम अपेक्षा करते उससे अच्छा ही बताया, क्योंकि बढ़ा है। आप साल दर साल के हिसाब से कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट बढ़ा है, जबकि बिजनेस अभी शुरू होने लगे, शुरुआती दौर में है सारा कारोबार। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिजल्ट को और अच्छे से समझेंगे, इसके अंदर क्या और कमी रह गई या बहुत शानदार किया है, पिछले 2 सालों में क्या क्या किया कंपनी ने, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और इस रिजल्ट के बाद मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, उनका नज़रिया क्या है, कंपनी की संभावनाएं क्या है, आगे किस तरह से बिजनेस बढ़ेगा, उन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले। अभी आप देखें तो बाजार शुरू है 81,719 के स्तर पे BSE सेंसेक्स है, जहाँ पे 539 पॉइंट की गिरावट है। तो क्लियरली देख सकते हो कि बाजार की शुरुआत हल्की सी गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद में गिरावट लगातार बढ़ रही है। आप देखिए कुछ समय के लिए बाजार जरूर आप देख थोड़ा सा ग्रीन जोन में गया, लेकिन तेज़ी बन नहीं पाई और अभी समय प्रॉफिट बुकिंग हावी है। काफ़ी बड़ी गिरावट है, करीब 0.66% की गिरावट है BSE सेंसेक्स में। तो बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हावी है। 84,000 के स्तर को पार करने के बाद फिर से 82,000 के नीचे आ गया है, यानी बिल्कुल यहाँ पे दबाव की स्थिति है। दूसरी तरफ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में और भी ज़्यादा गिरावट है। 26,558 के स्तर पे आप देखें तो 251 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.94% डाउन है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। तो बाजार में गिरावट तो है ही, फाइनेंशियल सेक्टर में और ज़्यादा गिरावट है, वो कम से कम 1% के आसपास है। उसके बावजूद भी जियो फाइनेंशियल का शेयर इस समय अच्छा कर रहा है, क्योंकि हल्की सी गिरावट है। 317 के आसपास स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.22% की आपको गिरावट देखने को दिखेगी। जबकि आप देखो शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, क्योंकि रिजल्ट को वेलकम किया गया था। तो जैसे हमने कहा था कि रिजल्ट अच्छा है, बिल्कुल वही हुआ। 323 का इंट्राडे का हाई बना, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिल रहा है, बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है। ऐसे में थोड़ा स्टॉक तो नीचे आएगा, लेकिन रिजल्ट के मामले में इसने इस बार बेहतर किया है और आने वाले समय और भी बेहतर रिजल्ट की संभावना बनी। अब अगर हम रिजल्ट को अच्छे से समझ ले, पिछले 2 सालों के हिसाब से क्या प्रदर्शन किया उसको जाने, तो उस समय में आएगा कि क्या क्या अचीव किया। तो सबसे पहले बात करेंगे सेल्स की। इस बार 612 करोड़ का टोटल सेल्स बताया कंपनी ने, जबकि मार्च 2025 में पिछले क्वार्टर में 493 करोड़ का टोटल सेल्स था, यानी क्वार्टर दर क्वार्टर के हिसाब से सेल्स में बहुत ही शानदार वृद्धि हुई है। अब बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, जून 2024 की, तो ये 418 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पर भी सेल्स में शानदार वृद्धि हुई है। और जून 2023 में देखें तो सेल्स 414 करोड़ के आसपास था, तो जून 2023 के मुकाबले भी बहुत ही बेहतरीन है। यानी पिछले 2 सालों में कंपनी का सेल्स बहुत अच्छा बढ़ा है और अब बिजनेस बिल्कुल तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आंकड़े उत्साहवर्धक है। खर्च की बात करें तो ये देख सकते हो कि 156 करोड़ का खर्च आपको इस समय देखने को मिलेगा जून क्वार्टर में, जबकि मार्च क्वार्टर में 155 करोड़ का खर्च था। यदि खर्च कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा, जिस हिसाब से रिवेन्यू बढ़ा उतना खर्च नहीं बढ़ा है, सिर्फ आपको हल्की सी यहाँ पे वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। हाँ, जून 2024 देखे पिछले साल, तो उससे खर्च बढ़ा है, लगभग डबल हुआ है, क्योंकि वहाँ पे 74 करोड़ का ही टोटल खर्च था। बात करें जून 2023 की तो 38 करोड़ का खर्च था, क्योंकि बिजनेस शुरू होने लगे थे, ऐसे में ज़्यादा खर्च नहीं होगा। अब बिजनेस शुरू है तो खर्च भी बढ़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो इस बार 457 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया, जो मार्च 2025 में यानी क्वार्टर 4 में पिछले 338 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। अब बात करें जून 2024 की, तो 344 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। तो बिल्कुल आंकड़े वाकई में उत्साहवर्धक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है मतलब बिजनेस बढ़ा है। बात करें जून 2023 की, तो यह 376 करोड़ के आसपास था। तो साल दर साल के हिसाब से लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाई है। इस बार जो भी है बिजनेस के आंकड़े अच्छे हैं। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात इस बार 75% के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 69% के आसपास था, जबकि जून 2024 में 82% के आसपास था। तो यहाँ पे OPM में कमी आई है।
जून 2023 में ये 91% के आसपास था। अब बात करें हम यहाँ पे कंपनी के अदर इनकम की, इस बार कंपनी ने 67 करोड़ की अदर इनकम बताई है, जो देखो कि पिछले क्वार्टर में 71 करोड़ के आसपास, यानी इस बार अदर इनकम हल्की सी कम हुई है। पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 62 करोड़ की अदर इनकम थी, और यहाँ पे 23 की बात करें तो 2023 में 67 करोड़ की अदर इनकम थी, जो इस बार है। अदर इनकम लगभग एक जैसी है। बात कर ले प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस बार 419 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताए, जो पिछले क्वार्टर में देखें तो 396 करोड़ के आसपास था, यानी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो ये 400 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि हुई है। और जून 2023 की बात करिए 427 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कमी होती हुई दिखा देगी, 23 के मुकाबले इस बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी आई है। अब यहाँ पे बात कर ले हम नेट प्रॉफिट की, इस बार 325 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताए, जो पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो 316 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 313 करोड़ के आसपास था, इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और जून 2023 की बात करें ये 332 करोड़ के आसपास था, यानी 23 से कंपेयर करें तो इस बार आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता होगा। इसके पीछे वजह यह है कि तब रिलायंस के बिजनेस के साथ जुड़े हुए आंकड़े। अब ईपीएस इस बार 0.51 रुपीज़ के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में 0.50 रुपीज़ के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.49 रुपीज़ के आसपास था। इसका मतलब यह है कि ईपीएस अब बढ़ने लग गया है, यानी कुल मिला के बिजनेस अच्छा है और आंकड़े भी अच्छे हैं, जो इशारा करे कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बेहतर करेगा। अब आप देख सकते हो कि रिलायंस ग्रुप की इस कंपनी की डिजिटल बैंकिंग, ऋण वितरण प्रणाली और अन्य वित्तीय उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करके बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत किया कंपनी ने। तो मार्केट के एक्सपर्ट है, उनका मानना है कि कंपनी की यह प्रगति भविष्य में भी जारी रह सकती है, क्योंकि यह तकनीक संचालित वित्तीय समाधानों पर जोर दे रही है। और जियो फाइनेंशियल सर्विस की यह उपलब्धि रिलायंस समूह की वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में बढ़ती उपस्थिति को रेखांकित करती है, यानी जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इस रिजल्ट के बाद उत्साहित है और आने वाले समय आशा करें कि और भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि इसके साथ में जो एक और जो अपडेट निकल कर है, इसमें एक्सचेंज फाइलिंग में जो जानकारी दी है कंपनी ने कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड ने यहाँ पे करीब 7 करोड़ 90,80,000 इक्विटी शेयर, जिसकी प्राइस 104.54 करोड़ रुपए के हिसाब से खरीदी गई है। जो आप देखें JPBL की इक्विटी शेयर पूंजी का 14.96% है। परिणाम स्वरूप JPBL 18 जून 2025 से देख सकते हो कि पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है, यानी जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड अब पूरी की तरह से जियो फाइनेंशियल का हिस्सा बन गई है, क्योंकि 14.96% की हिस्सेदारी खरीद ली गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और आप देख सकते हो कि इस अधिग्रहण से संबंधित 410.59 करोड़ के रुपए की सद्भावना पर JPBL में 439.16 करोड़ रुपए के निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर उचित लाभ की अधिकतम का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये आप देख सकते हो कंपनी ने इसकी जानकारी भी एक्सचेंज को दी है कि उन्होंने बिजनेस बढ़ाने के लिए काफ़ी बड़ा फैसला कर लिया है। अब इस रिजल्ट के बाद SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीमा श्रीवास्तव ने कहा है कि एसेट मैनेजमेंट में जियो ब्लैक रॉक ने लॉन्च किए जो ऐसे जो फंड है उसके माध्यम से उन्होंने 17,800 करोड़ रुपये को जो आंकड़ा है उसको पार कर लिया है, जिससे यह डेट AUM के हिसाब से देखें तो भारत के शीर्ष 15 फंड हाउस में इसको शामिल किया गया है। और SBI की हिस्सेदारी हासिल करने, अपने ग्राहक आधार को 25.8 लाख तक बढ़ाने और NHI पैनल के माध्यम से टोल प्रोसेसिंग में प्रवेश करने के बाद पेमेंट बैंक की सहायक कंपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। जियो फाइनेंस ऐप ने 81 लाख मासिक सक्रिय उपभोक्ता दर्ज किए, जिन्हें 50,000 से अधिक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की तेज़ी से बढ़ते नेटवर्क का समर्थन प्राप्त है। कंपनी ने AI संचालित ग्राहक अंतर्दृष्टि और निजीकरण क्षमताओं को तैनात करते हुए रणनीतिक तकनीकी प्रगति की है। तो ये देख सकते हो कि सीमा श्रीवास्तव का कहना है कि कंपनी ने बहुत बेहतर किया है। तो ये देखो कि प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट CA सीमा श्रीवास्तव ने यह भी कहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ने स्वस्थ विकास, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन और स्केलेबल डिजिटल फर्स्ट संचालन का प्रदर्शन किया है, जिससे वो भारत के वित्तीय सेवा संस्थाओं में उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित हुई है। तो कुल मिला के देख सकते हो, चाहे वो लोन का बिजनेस हो या फिर बैंकिंग बिजनेस हो, ब्रोकिंग का बिजनेस हो, सब में बहुत बेहतर कर रही है। और जो सीमा विश्वास का कहना है कि आने वाले में जियो फाइनेंशियल बेहतर करेगा। तो काफ़ी शानदार अभी यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद संभावना बन के आई है। दूसरी तरफ चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से देखें तो सुमित बगड़िया ने कहा है कि
जियो फाइनेंशियल का चार्ट पैटर्न में भी शेयर इस समय सकारात्मक दिख रहा है और आने वाले समय ये बेहतर करेगा। तो कुल मिला के इस रिजल्ट के बाद हम कह सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल अब यहाँ से तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है, बाजार का साथ बशर्ते मिलना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।